बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 18 लेक्चर्स ऑफ MTI 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस का बल्कि रियल एनालिसिस का भी और इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी। आज के टॉपिक में हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि रियल इंटीग्रल्स को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और इसके बाद हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हमने रियल इंटीग्रल्स के कैलकुलस में पढ़े हैं उनकी जर्नलाइजेशन देखेंगे कि आया वो सारे रिजल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जर्नलाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एंड देन हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स पे एक नज़र डालते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किए थे डेफिनेट इंटीग्रल्स कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके बाद हमने लाइन इंटीग्रल्स को स्टडी किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटीग्रल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन इंटीग्रल्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फोकस किया था कि हम लाइन इंटीग्रल्स जो अप टू BSc लेवल्स हम पढ़ चुके होते हैं उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया जाए। जस्ट हम ये देखते हैं कि इनफैक्ट जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल था, इंटीग्रल a to b f of x dx, आपको याद होगा इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी, लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंड्स टू 0, सुमेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, f of x k स्टेरिक डेल्टा x k। ये हमने डेफिनेशन लिखी थी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इनफैक्ट टेक्निकली ये डेफिनेशंस कैसे बनी है इस पे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स में कि सबसे पहले आपने एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेना होता है और इस इंटरवल की एक पार्टीशन लेनी होती है। पार्टीशन बेसिकली पॉइंट्स का एक फाइनाइट सेट है जो किसी भी इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा था। अब इस पार्टीशन के अगेंस्ट हमने जितने भी सब इंटरवल बनाए थे हर एक की लेंथ कैलकुलेट की थी। तो kth सब इंटरवल की लेंथ का फार्मूला हमने लिखा था डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1। एंड देन हमने नॉर्म के आइडिया को जनरेट किया था कि नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन जो होती है बेसिकली ये मैक्सिमम ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स के, तमाम सब इंटरवल्स की लेंथ में से जो लॉन्गेस्ट लेंथ वाला सब इंटरवल होता है उस इंटरवल की लेंथ को नॉर्म ऑफ द पार्टीशंस कहते हैं। देन हमने एरिया अंडर द कर्व का आइडिया लेकर f of x स्टेरिक एक वैल्यू लेकर इसके अगेंस्ट एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की थी और उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था। सिमिलरली हर सब इंटरवल्स में हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट की थी, हर रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया था और तमाम एरियाज को ऐड किया था। एंड देन हमने कहा था कि अगर पार्टीशंस को फाइनल करते जाएंगे तो ये डेफिनेशन लीड करेगी डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन को जो एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि लाइन इंटीग्रल्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास ये एक्स एक्सिस का पोर्शन ना हो बल्कि कोई भी कर्व हो जाए तो कर्व के अलांग जब हम रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो ऐसे इंटीग्रल्स को हमने लाइन इंटीग्रल्स कहा था। और लाइन इंटीग्रल्स की थ्योरी भी हमने सिस्टमैटिकली डेवलप की थी इसी आइडिया पे, जैसे हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को स्टडी किया कि लाइन इंटीग्रल्स हमने कैलकुलेट किए थे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, सिमिलरली अलोंग द आर्क। तो इन तीनों की डेफिनेशंस और इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे
इस बारे में हमने सीखा था। ये तो था हमारे लास्ट लेक्चर्स का डिटेल्ड रिव्यू। अब आज के लेक्चर्स में हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि कंटूर्स क्या होते हैं, देन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की डेफिनेशंस क्या है, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स सम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी नोन एज एमएल इनइक्वालिटी। एमएल इनइक्वालिटी एट द एंड हम स्टडी करेंगे और इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। आज के लेक्चर्स में जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम कंटूर्स स्टडी करेंगे कि कंटूर्स क्या है। जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में मेन पॉइंट रिकॉल करें तो वहां कर्व को हमने पैरामीटराइज किया था कि कर्व्स की पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं, इनको डिस्कस किया था। एंड सेकेंडली कर्व को हमने डिफरेंट टाइप्स में उसकी कैरेक्टराइजेशन स्टडी की थी कि हमारे पास क्लोज कर्व किस तरह की होती हैं, स्मूथ कर्व किस तरह की होती हैं, सिंपल कर्व्स क्या हैं, क्लोज्ड एंड सिंपल कर्व क्या है। इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। अब सेम टाइप का आइडिया लाइन इंटीग्रल से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के लिए। सो सबसे पहले हम पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व देखते हैं। सपोज x डिपेंड्स ऑन t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t लाइज बिटवीन सम वैल्यू से a एंड b आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए कर्व c इन ए प्लेन। यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम कर्व की पैरामीटराइजेशन जो लेंगे वो इन प्लेन लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि x ऑफ t और y ऑफ t जो हैं ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं और ये पैरामीटराइजेशन है किसी भी कर्व की c की। इफ वी डिस्क्राइब द पॉइंट z ऑन c बाय, अब हम सपोज करते हैं कि x ऑफ t और y ऑफ t को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से लिंक करते हैं, क्योंकि जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन करते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो रिकॉल करें कि अगर हम ये सपोज कोई कर्व ले रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट x ऑफ t y ऑफ t से आप फाइंड कर सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t। अब इस P पॉइंट को अगर हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखें तो इस पॉइंट P की कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t लाइज बिटवीन a एंड b। यहाँ पे ये ध्यान में रहे कि t एक रियल पैरामीटर है जो लाई कर रहा है इन इंटरवल ए बी। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ए पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व C। तो इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स में पैरामीटराइजेशन जब भी हम किसी कर्व की लिया करेंगे तो वो x ऑफ t y ऑफ t पैरामीट्रिक इक्वेशन कर्व की लिया करेंगे विद अजम्पशन दैट x ऑफ t एंड y ऑफ t आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, और यहाँ से कर्व के ऊपर कोई पॉइंट z लेकर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट किया करेंगे z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व C कहा करेंगे। नेक्स्ट हम एक रिमार्क देखते हैं पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व से रिलेटेड। z of t given above can be considered as a position vector of a point P and z dash t x dash t plus iota y dash t as a tangent to curve at P। तो यहाँ पे हमने किसी भी पॉइंट को लिंक कर दिया है पोजीशन वेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सपोज कर लूँ ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये वो कर्व C है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P है, तो इनफैक्ट z ऑफ t जो होगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ये पोजीशन वेक्टर z ऑफ t है और इनफैक्ट
z' जो है ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट पॉइंट P। इनफैक्ट यहां से नोट करें, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जब डिफाइन किया है z ऑफ t का, तो z ऑफ t इक्वल है x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। सो दिस इंप्लाइज z' आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज इक्वल टू x डैश एट t प्लस आयोटा y डैश एट t, वेयर t यहाँ पे लाई कर रहा है बिटवीन a एंड b। तो ये डेरिवेटिव क्योंकि ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे z डैश t को हम टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कर्व एक सर्कल हो, तो हम जानते हैं सर्कल की पैरामीटराइजेशन होती है x इज इक्वल टू r cos t, y इज इक्वल टू r sin t, और t लाइज करता है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसका r है। तो यहाँ पे इनफैक्ट हम अगर इसकी पैरामीट्रिक कर्व फाइंड करें तो z ऑफ t क्योंकि इक्वल होता है x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t के, तो x ऑफ t की वैल्यू पुट करें विच इज r cos t, y ऑफ t की वैल्यू पुट करें r sin t, वेयर t लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। ये z ऑफ t आ गया। सिमिलरली आप z डैश t फाइंड आउट करें विच इज माइनस r sin t प्लस आयोटा और cos t, ये टेंजेंट एट पॉइंट P आ गया जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं। तो इस तरह जब भी हमें कोई कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगी, हम उसकी कॉम्प्लेक्स में पैरामीटराइजेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट करें कि हमने एक्स वाई की पैरामीट्रिक फॉर्म एज इट इज ली थी जैसे हमने लाइन इंटीग्रल्स में स्टडी की थी, बट z ऑफ t एक पोजीशन वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लिया है x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। तो ये पोजीशन वेक्टर हम यूज करेंगे टू स्टडी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। ओके, नेक्स्ट हम कंटूर्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं कि कंटूर्स हम किसको कहते हैं। जिस तरह हमने लाइन इंटीग्रल्स में कर्व की क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, सेम टाइप की क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहला इसमें आइडिया है स्मूथ कर्व का। तो रिकॉल करें कि स्मूथ कर्व जब हमने लाइन इंटीग्रल्स के लिए डिफाइन की थी, तो हमने कहा था कि अगर x ऑफ t और y ऑफ t ये पैरामीटराइजेशन है कर्व C की, तो इस कर्व को हम स्मूथ कहेंगे अगर x डैश और y डैश ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हों और नॉन जीरो हों, तो फिर इस कर्व को स्मूथ कर्व कहेंगे। सेम केस में क्योंकि हमने x ऑफ t और y ऑफ t से को कनेक्ट कर लिया है पोजीशन वेक्टर z ऑफ t से, विच इज x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, तो हम कह रहे हैं जी कि ये कर्व z ऑफ t जो है ये बेसिकली स्मूथ कर्व होगी अगर इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो और डेरिवेटिव नॉन जीरो हो इन द इंटरवल ए बी। देन हमने वहां पे पीस वाइज स्मूथ कर्व स्टडी की थी कि इनफैक्ट अगर हम एक कर्व लें जो इस तरह हो कि स्मूथ कर्व्स के पीसीस को ज्वाइन करने से बनी हो, यानी ये जितने भी हम पीसीस स्टडी कर रहे हैं ये सारे स्मूथ हैं, तो फिर हम इस कर्व को पीस वाइज स्मूथ कहते हैं। तो सेम केस में यहाँ पे भी हम पीस वाइज स्मूथ कर्व को डिफाइन कर रहे हैं कि ए कर्व इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी पीस वाइज स्मूथ इफ इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स C1 C2 से Cn
ज्वाइनिंग एंड टू एंड। तो हमने जस्ट ये करना है कि डिफरेंट स्मूथ कर्व लेनी है, C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करना है। अब जो नया पाथ बनेगा, नई कर्व बनेगी, उसको हम पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। तो ये पीस वाइज स्मूथ कर्व जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्व्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्टली जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हुआ करेगा वो पीस वाइज स्मूथ कर्व हुआ करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इस स्टेज पे कि स्मूथ कर्व जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें z ऑफ t का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो और डेरिवेटिव नेवर जीरो हो इन द इंटरवल ए बी, और ऐसी कर्व जो डिफरेंट स्मूथ कर्व से बनी हो और वो सारी स्मूथ कर्व्स जो हैं वो एंड टू एंड ज्वाइंड हो, उस कर्व को पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। तो पीस वाइज स्मूथ के बाद हम डिफाइन करते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व को जब हमने लाइन इंटीग्रल्स के हवाले से स्टडी किया था तो हमने कहा था कि सिंपल कर्व्स ऐसी कर्व्स होती हैं जो अपने आप को क्रॉस ना करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये पैराबोला ले लें तो ये सिंपल कर्व है, सर्कल ले लें सिंपल कर्व है, राइट। इसी तरह आप इलिप्स लेते हैं वो सिंपल कर्व है, ये कर्व देखें ये भी सिंपल कर्व है। तो यहाँ पे सिंपल कर्व की डेफिनेशन ये है कि a curve traced by z of t is said to be simple if z of t1 is not equal to z of t2 for t1 is not equal to t2 except possibly at ends. In fact अगर हम इसको लिंक करें कैलकुलस के साथ, तो कैलकुलस में हम किसी भी फंक्शन को जब 1 डिक्लेयर करते हैं तो 1 फंक्शंस को इस तरह आप प्रूव करते हैं कि अगर इमेजेस इक्वल लें और ये इंप्लाइज कर दें प्री इमेजेस इक्वल है फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, तो इस फंक्शंस को 1 फंक्शंस कहते हैं। और 1 फंक्शंस की जो कंट्रापॉजिटिव डेफिनेशन है वो ये है कि प्री इमेजेस नॉट इक्वल हूँ तो ये इंप्लाइज करें कि इमेजेस भी नॉट इक्वल हूँ, तो ऐसे फंक्शंस को 1 फंक्शंस कहते हैं। तो 1 फंक्शंस इससे पहले भी हमने कॉम्प्लेक्स में स्टडी किए थे कि ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यूज रिपीट ना हो, विच कैन नॉट टेक ए वैल्यू ट्वाइस, इज कॉल्ड 1 फंक्शन। तो सेम केस में रफली स्पीकिंग यहाँ पे जो 1 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कर्व्स ट्रेस होती हैं उन्हें सिंपल कर्व्स कहते हैं। तो जब भी किसी कर्व की इक्वेशन गिवन हो और आपने उसको सिंपल कर्व शो करना होगा तो जस्ट ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है कि t1 नॉट इक्वल टू t2 लें, पैरामीटर की 2 डिफरेंट वैल्यूज लें और प्रूव कर दें कि z ऑफ t1 इज नॉट इक्वल टू z ऑफ t2, और ये कंडीशंस ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व पे ट्रू होनी चाहिए एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स पे। सिंपल क्लोज्ड कर्व, a curve which is simple as well as closed is called simple closed curve. For example जैसे सर्कल है, सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, तो इस कर्व को सिंपल क्लोज्ड कर्व कह देते हैं। बट आप इसके अगेंस्ट सपोज इस टाइप की कर्व ले लेते हैं तो ये कर्व क्लोज तो है बट ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ कर्व ने अपने आप को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइप्स के कंटूर्स कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन में। ऐसी कर्व्स को भी स्टडी करेंगे जो सिंपल भी होंगी क्लोज भी होंगी, और ऐसी कर्व भी देखेंगे कि जो क्लोज तो होंगी बट सिंपल नहीं होंगी। तो सिंपल कर्व रफली स्पीकिंग अगेन 1 फंक्शंस की जो कर्व ट्रेस होती है उसको सिंपल कर्व्स कहते हैं, और सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसी कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें डिफाइन करते हैं कंटूर्स को। ए पीस वाइज स्मूथ कर्व इज कॉल्ड कंटूर। तो कॉम्प्लेक्स में जब भी हम कंटूर कहेंगे तो कंटूर से मुराद हमारी पीस वाइज स्मूथ कर्व होगी।
तो कंटूर्स इंटीग्रल्स में बेसिकली पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो पीस वाइज स्मूथ कर्व्स होती हैं। तो ये तो कर्व की कैरेक्टराइजेशंस थी। इस पे जस्ट एक नज़र फिर डालते हैं कि कर्व्स को हमने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हमने स्मूथ कर्व देखी जिसमें z ऑफ t का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए और नेवर जीरो होना चाहिए, और ऐसी कर्व जो पीसीज में स्मूथ हो और सारे पीसीज ज्वाइंट हुए एंड टू एंड और टोटल नंबर ऑफ पीसीज फाइनाइट हो, तो ऐसी कर्व को पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। सिंपल कर्व जो वन वन फंक्शंस की कर्व होती हैं उनको सिंपल कर्व्स कहते हैं, और सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसी कर्व्स जो सिंपल भी हूँ और क्लोज भी हूँ उनको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और कंटूर्स क्या होते हैं कि पीस वाइज स्मूथ कर्व इज कॉल्ड कंटूर। ओके, नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कर्व से रिलेटेड है वो है ओरिएंटेशन ऑन ए कर्व। इनफैक्ट ओरिएंटेशन ऑन ए कर्व क्या है इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्कल ट्रेस करना चाहें से x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा मैंने पैरामीटर ले लिया है, से पैरामीटर लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो इस सर्कल को ट्रेस करते वक्त हम यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं इनिशियल लाइन से, थीटा 0 लें, थीटा को 0 पुट करें x में तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और साइन 0 0 तो ये पॉइंट 1 0 ट्रेस हुआ, यहाँ पे पॉइंट आ गया 1 0। इसी तरह देन आप थीटा को से 30 पुट करें, 60 पुट करें, 90 पुट करें, तो 30 पुट करें तो इस लाइन पे थीटा इक्वल टू 30 पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरह आप थीटा इक्वल टू 60 लेकर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पे। इसी तरह आप करते जाएं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, फिर यहाँ पे एंगल्स लेते जाएं, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री एंड देन वापस इस लाइन पे पहुंचेंगे तो थीटा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो पाथ ट्रेस होगा वो कुछ इस तरह का पाथ ट्रेस होगा। एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और सर्कल का रेडियस 1 है, बिकॉज यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 के इक्वल आता है। ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन हमने ली थी। तो ये सर्कल हमने ट्रेस कैसे किया? अगर इसकी डायरेक्शंस हम शो करें जिस तरह हमने ट्रेसिंग की है, तो थीटा को 0 लिया, देन 30 लिया, 60 लिया, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज लेते गए और हम इसके पॉइंट्स को ट्रेस करते गए, तो ये सर्कल हमने इस डायरेक्शन में ट्रेस किया, राइट। तो ये बेसिकली ओरिएंटेशन है इस कर्व की। तो किसी भी कर्व को हम पॉजिटिवली ओरिएंटेड कहेंगे अगर हम इसको स्केच करेंगे बाय इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने देखा इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 30, फिर 60, 90। तो अगर आप किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लेकर, तो उस ओरिएंटेशन को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। तो इस कर्व की जब हम बात करेंगे हम कहेंगे ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व है। अब क्या हर कर्व पॉजिटिवली ओरिएंटेड ही होती है? इसी एग्जांपल्स में देखते हैं कि अगर हम सेम सर्कल को ट्रेस करते और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता थीटा वेरीज फ्रॉम 2 पाई टू 0, तो इसका मतलब है अब मैंने इस सर्कल को पहले 360 मीन्स 2 पाई से ट्रेस करना शुरू किया और इसके बाद इसको ट्रेस करते करते 0 एंगल तक लाना है। ये सर्कल ट्रेस हुआ। तो यहाँ पे जो कर्व की ट्रेसिंग है
ये इस सेंस में नहीं हुई जैसे मैंने पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व को ट्रेस किया था, मीन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा से इसको ट्रेस नहीं किया। तो ऐसी कर्व जो होती हैं इनको हम नेगेटिवली ओरिएंटेड कहेंगे। तो ओरिएंटेशन ऑफ ए कर्व से मुराद हमारी यही होगी कि आया हम किसी कर्व को इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर से ट्रेस कर रहे हैं या डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर से ट्रेस कर रहे हैं। तो अगर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर से ट्रेस करेंगे तो वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड कहलाएगी, और अगर इसके ऑपोजिट ट्रेस करेंगे तो ये नेगेटिवली ओरिएंटेड कहलाएगी। तो ये तो था टॉपिक ओरिएंटेशन ऑन ए कर्व। इनफैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ ए कर्व अगर आप इस आइडिया से कंपेयर करें कि जब इंटीग्रेशन में हम एरिया फाइंड करते हैं ए टू बी, तो इनफैक्ट हम मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम ए टू बी, यानी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड करते हैं। अब अगर हम इंटीग्रल बी टू ए फाइंड करें तो हम इसको बी से ए की तरफ ट्रेस कर रहे होते हैं एरिया को। तो ये इंटीग्रल अगर बी टू ए देखेंगे तो ये इनफैक्ट अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करें तो ये उसके अपोजिट आ गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सेम केस में जब हम कंटूर इंटीग्रल्स में इंटीग्रल अलोंग ए पाथ स्टडी किया करेंगे तो डिपेंड किया करेगा कि हम उस कर्व को पॉजिटिवली ओरिएंटेड ले रहे हैं या नेगेटिवली ओरिएंटेड ले रहे हैं। अब ओरिएंटेशन से जनरली जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वो ये वाला होता है कि जैसे सर्कल हमने ट्रेस किया तो हमने कहा अगर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर से ट्रेस करें तो ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। इनफैक्ट इमेजिन करें कि यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अब आप देखो तो इस कर्व का जो इंटीरियर है, इस क्लोज कर्व का जो इंटीरियर है, ये इस ऑब्जर्वर के लेफ्ट पे लाई कर रहा है, राइट। तो रफली स्पीकिंग हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि जब भी कोई कर्व पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगी तो ऑब्जर्वर अगर उसके इनिशियल पॉइंट पे खड़ा हो तो उस कर्व का जो इंटीरियर है वो हमेशा उस ऑब्जर्वर के लेफ्ट पे आना चाहिए। अब ओरिएंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिमार्क में हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ सी एज एन ओरिएंटेशन द ऑपोजिट कर्व दैट इज ए कर्व with opposite orientation is denoted by -c। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सर्कल को अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया है, वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, तो उसके ऑपोजिट अगर उसे क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे तो वो नेगेटिवली ओरिएंटेड होगी। तो ये नोटेशन है कि जब भी सी आपको कोई भी ओरिएंटेशन दी जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव ओरिएंटेशन है चाहे नेगेटिव है, तो उसके ऑपोजिट जो ओरिएंटेशन लेंगे उसे हम डिनोट करेंगे -c से। Second thing, usually in a simple closed curve, a positive directions correspond to the counterclockwise direction। जैसे हमने सर्कल को ट्रेस किया तो इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही थी ये काउंटर क्लॉकवाइज आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही थी। तो नॉर्मली कर्व्स की थ्योरी में हमारे पास जो पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व्स होंगी उसको हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करते हैं। ओके, अब हम रेडी हैं कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को स्टडी कर सकें, क्योंकि हमने कर्व्स की कैरेक्टराइजेशन स्टडी कर लिया है कि कर्व्स हमारे पास स्मूथ भी होती हैं, पीस वाइज स्मूथ कर्व्स भी हैं, सिंपल कर्व्स भी हैं, क्लोज्ड भी हैं, क्लोज्ड एंड सिंपल भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की कर्व्स हमारे पास होती हैं। अब इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एज ए समेशंस क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं एंड देन इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल एज ए समेशन। द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ऑफ f ऑन c इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल c f of z dz
is limit norm p tends to 0 summation k varies from 1 to n f of zk steric delta zk। इन फैक्ट इसको अगर आप कंपेयर करें इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx के साथ, तो आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल फार्मूलेशन में हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। जिस टाइप की फार्मूलेशन हमने रियल इंटीग्रल्स की थी, सेम टाइप की फार्मूलेशन हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के लिए। बट टेक्निकली क्या डिफरेंस है? इनफैक्ट टेक्निकली डिफरेंस जो है ये हम जस्ट देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस का एक पोर्शन है, एक सेगमेंट है ए टू बी, जबकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक कर्व है सी। अब इनफैक्ट इससे हम देखते हैं कि जिस तरह हमने रियल इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस को डिटेल में देखा था ये कैसे बनी है, अब उन्हीं लाइंस पे वर्क करके ये डेफिनेशन देखते हैं कि ये कैसे बनी है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई कर्व है सी, जिसकी पैरामीटराइजेशन गिवन है z ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, और t यहाँ पे रियल पैरामीटर है लाइंग बिटवीन a एंड b। तो पहला पॉइंट तो वही होता है कि इंटरवल ए बी को हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, मींस इसकी एक पार्टीशंस फाइंड करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि P हमारे पास है ए टी नॉट, T1, T2 अप टू सो ऑन Tk-1, Tk एंड सो ऑन Tn इज इक्वल टू B। तो ये तो ए बी इंटरवल्स की एक पार्टीशन आ गई। इनफैक्ट अब इस पार्टीशंस के पॉइंट्स पे हम z ऑफ t की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल z ऑफ t नॉट ये इक्वल होगा x एट t नॉट प्लस आयोटा y एट t नॉट। सिमिलरली लेट मी कॉल इट z नॉट, सिमिलरली z1 ये z एट t1 होगा विच इज x एट t1 प्लस आयोटा y एट t1 एंड सो ऑन। इसी तरह आप बाकी पॉइंट्स पे इसकी वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम डेल्टा z के डिफाइन करते हैं। जिस तरह डेल्टा x के डिफाइंड हुआ था x के माइनस 1, तो इसी तरह डेल्टा z के हम डिफाइन करेंगे z के माइनस 1। तो ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड पे इसे हम देखें तो सपोज ये पॉइंट z नॉट है, ये पॉइंट zn है। अब कर्व के ऊपर हमने पॉइंट्स ले लिए z1, z2 सो ऑन से ये पॉइंट zk-1, देन zk और लास्टली zn। तो जिस तरह रियल इंटीग्रल्स में हम इंटरवल्स को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व को सब आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट सब आर्क आ गई z0 टू z1, सेकंड सब आर्क z1 टू z2 एंड इन जनरल kth सब आर्क zk-1 टू zk। और इस kth सब आर्क की जो लेंथ है बेसिकली वो डेल्टा z के मॉड आ जाएगी। ये डेल्टा z के मॉडुलस जो है ये kth सब इंटरवल्स की लेंथ आ गई। अब यहाँ पे भी हमने जस्ट जो kth सब इंटरवल xk-1 xk लिया था
इसमें एक पॉइंट चूज किया था एक्स के स्टेरिक और इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड की थी, देन इसको डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई करके सम अप किया था। सेम केस में हम यहां कर रहे हैं कि जेड के -1 और जेड के इस केथ सब आर्क पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जेड के स्टेरिक। इस जेड के स्टेरिक पे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं एफ ऑफ जेड के स्टेरिक, और जिस तरह वहां डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई किया था यहां डेल्टा जेड के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन वहां सम अप किया था तो यहां भी हम सम अप करते हैं के वेरीज फ्रॉम 1 to n, और उसके बाद इसकी रिफाइनमेंट की थी विद दिस लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, लिमिट इसकी अप्लाई कर देते हैं नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। तो ये जो समेशन है विद दिस लिमिट रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो यहाँ तक तो हमने जस्ट देखा कि रियल इंटीग्रल्स की मेथड्स पे अगर वर्क किया जाए तो सेम कंस्ट्रक्शन जो रियल इंटीग्रल में थी वैसी कंस्ट्रक्शन हम लें तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ए टू बी अगर पैरामीटर की वैल्यू लें या ऑन द कर्व सी देखें तो इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड की डेफिनेशन बन जाती है। तो ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन थी इस डेफिनेशन की कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स डिफाइन कैसे किए जाते हैं। अब क्या इस बात की गारंटी है कि ये लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी? आंसर इज नो। अब अंडर व्हाट कंडीशन ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसके बारे में एक रिमार्क है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन सी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो कर्व सी पे और सी स्मूथ या पीस वाइज स्मूथ कर्व हो तो देन अबव लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। लिहाजा अगर आपका इंटीग्रेंड फंक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस कॉन्टिन्यूस थे, पॉलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूस थी, तो इसका मतलब है कि अगर इस टाइप के फंक्शंस का आप इंटीग्रल फाइंड करें और स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ, तो इन इंटीग्रल्स के एग्जिस्टेंस की गारंटी है बाय दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये तो थी जनाब हमारे पास कि हम इंटीग्रल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है कि आप पहले इंटरवल ए बी की पार्टीशन फाइंड करें, ओके, देन आप आर्क्स को सब आर्क्स में डिवाइड करें, कर्व की सब आर्क्स बनाएं, देन आप हर सब आर्क पे एक पॉइंट लें, समेशन कंस्ट्रक्ट करें, फिर पार्टीशन को फाइनल करें। तो अब इनफैक्ट टूल्स क्या है हमारे पास, इन इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कैसे किया करेंगे, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हम शो करेंगे कि ये इंटीग्रल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। सो इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए स्मूथ कर्व सी एंड सी इज गिवन बाय z of t is equal to x of t plus iota y of t where t lies between a and b, then इंटीग्रल c f of z dz ये इक्वल होता है इंटीग्रल a to b f of z of t z dash t dt। तो इस फार्मूले को ज़रा अच्छी तरह समझें क्योंकि यही वो टूल है जिससे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व किया करेंगे। तो सबसे पहले तो नोट करें कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिया जाएगा तो f फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन स्मूथ कर्व c। तो जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो जैसे हमने प्रीवियस रिमार्क में देखा इस इंटीग्रल के एग्जिस्टेंस की गारंटी है। तो आपने करना ये होगा कि सबसे पहले x ऑफ t और y ऑफ t को लेकर z ऑफ t कंस्ट्रक्ट किया करेंगे, पैरामीटराइजेशन फाइंड किया करेंगे, देन वो जो पैरामीटराइजेशन उसको फंक्शन में यूज किया करेंगे और z डैश t से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट किया करेंगे फ्रॉम a टू b। तो इस आइडिया को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से।
जैसे एग्जांपल है एवेल्यूएट इंटीग्रल सी जेड डी जेड वेयर सी इज गिवन बाय जेड ऑफ टी इज इक्वल टू 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट इसके सॉल्यूशंस के लिए जैसे पहले मैंने पैटर्न बताया कि आपको z ऑफ t सम फंक्शन ऑफ t दिया जाएगा, जैसे यहाँ z ऑफ t गिवन है 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1 और पैरामीटर्स पे लिमिट्स हैं फ्रॉम 1 to 3। तो सबसे पहले हम z डैश t फाइंड करेंगे क्योंकि z ऑफ t इसमें डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करके दे दिया गया है। कर्व c में पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दी गई बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्स पैरामीटराइजेशन बना के दी गई है हमें। तो z ऑफ t इक्वल है 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1। z ऑफ t इज इक्वल टू 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1। तो इसमें z डैश t फाइंड करते हैं। सो z डैश t इज 2 प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये 4 आयोटा आ गया। ये इसका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू t। आल्सो इस क्वेश्चन में जो f ऑफ z गिवन था वो z था, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ z ऑफ t दिस इज इक्वल टू z की जगह रिप्लेस करें z ऑफ t को तो 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1। बाय डेफिनेशन इंटीग्रल c f ऑफ z dz, इसकी वैल्यू थी a टू b f ऑफ z ऑफ t z डैश t dt। इनफैक्ट a इस केस में t की लोअर लिमिट गिवन थी हमें 1 और अपर लिमिट 3। तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 f ऑफ z ऑफ t हमने फाइंड किया विच इज 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाई करना है विद z डैश t से विच इज 2 प्लस 4 आयोटा इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 प्लस 4 आयोटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। सो इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले आए तो ये इंटीग्रल 1 to 3 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1 dt में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम। So this is equal to 2 plus 4 iota. This is equal to 2 plus 4 iota। और अब ये जो इंटीग्रल है इसको हम पहले 2t को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 1 to 3। इंटीग्रल 1 to 3 2t dt और देन इसका इमेजिनरी पार्ट है 4t माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं प्लस आयोटा इंटीग्रल 1 to 3 4t माइनस 1 dt। अब इसको सॉल्व करें 2 प्लस 4 आयोटा इंटू इसका इंटीग्रल फाइंड करें। क्लियरली t रियल पैरामीटर है सो इसका इंटीग्रल आ जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस फ्रॉम 1 to 3 प्लस आयोटा इसका इंटीग्रल सॉल्व करें। दिस इज 4t स्क्वायर ओवर 2 माइनस t फ्रॉम 1 to 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको 2 प्लस 4 आयोटा इंटू यहाँ 2 से बैलेंस अपर लिमिट पुट करें 3 स्क्वायर इज 9 माइनस लोअर लिमिट पुट करें विच इज 1 प्लस आयोटा यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। सो अपर लिमिट पुट करने से आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 2 18 माइनस 3 एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करें
1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 8 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 15 माइनस 1 14 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 to 3। तो जस्ट स्टेप रिकॉल करें कि इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व कैसे किया है। z ऑफ t गिवन था 2t प्लस आयोटा 4t माइनस 1। इसमें सबसे पहले z डैश t फाइंड किया, z डैश t जो कर्व है और इसका टेंजेंट है, इसको लिंक किया फंक्शंस के साथ, f ऑफ z में z को रिप्लेस किया z ऑफ t से, और इसके बाद हमने जस्ट इसे z डैश t से मल्टीप्लाई करके पैरामीटर की जो वेरिएशन है उस पर इंटीग्रेट कर लिया। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक और इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। अब जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमें एक सर्कुलर आर्क ले रहे हैं, एक सेमी सर्कल ले रहे हैं जिसकी पैरामीटराइजेशन गिवन है 2e पावर आयोटा t, t वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। तो वर्किंग रूल सेम है, यहाँ पे एज z ऑफ t गिवन है 2e पावर आयोटा t के, और ये सेमी सर्कल जो है ये अपर हाफ प्लेन में है क्योंकि t वेरी कर रहा है 0 से पाई तक। ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व है। इसमें z डैश t फाइंड करते हैं विच इज 2 आयोटा e पावर आयोटा t। आल्सो f ऑफ z इस क्वेश्चन में गिवन है z प्लस 2 ओवर z। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें z ऑफ t की, f ऑफ z ऑफ t is 2e पावर आयोटा t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2e पावर आयोटा t। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें z डैश t से, तो z डैश t से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म जो बचती है वो है 2e पावर आयोटा t प्लस 2, और जब इस फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e आयोटा t कैंसल, सो जस्ट आयोटा रह जाएगा हमारे पास। अब इस टोटल जो इंटीग्रैंड है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to पाई। सो इंटीग्रल c f of z dz, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, और ये प्रोडक्ट टर्म हमारे पास आ रही थी आयोटा इंटू 2e आयोटा t प्लस 2, आयोटा इंटू 2e आयोटा t प्लस 2 dt। 2 is taken as common, so this is 0 to pi e पावर आयोटा t प्लस 1 dt। हम जस्ट इसको इंटीग्रेट करें, सो हम इसी तरह इसको इंटीग्रेट करते हैं। e पावर आयोटा t का इंटीग्रल e पावर आयोटा t डिवाइडेड बाय आयोटा, और 1 dt का इंटीग्रल t फ्रॉम 0 to पाई। तो यहाँ आप इसको इंटीग्रेट इस तरह भी कर सकते हैं कि e आयोटा t पे आयलर आइडेंटिटी लगाएं, cos t प्लस आयोटा साइन t, देन रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो लिमिट पुट करें तो दिस इज 2 आयोटा इंटू ई पावर आयोटा पाई ओवर आयोटा प्लस पाई, और लोअर लिमिट पुट करें t को 0, तो e पावर 0
our iota plus 0. So this is equal to, टर्म्स ओपन करें तो ये हमारे पास 2e पावर आयोटा पाई प्लस 2 पाई आयोटा, एंड इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस e पावर 0 इज 1, आयोटा आयोटा से बैलेंस, सो दिस इज 2. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -2 आ जाएगा प्लस 2 पाई आयोटा -2 बिकॉज ई पावर आयोटा पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा, कॉस पाई -1 और साइन पाई 0, सो दिस इज -2. सो दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 2 पाई आयोटा. ये इस इंटीग्रल का आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं. अब इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो रियल के इस इंटीग्रल की जनरलाइजेशन है. इंटीग्रल a टू b x पावर n dx. जनरली हम जानते हैं कि ये x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 होता है विद n इज नॉट इक्वल टू -1, और n एज ए इंटीजर्स भी ले सकते हैं या इसकी कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकते हैं. बट अब इस इंटीग्रल का अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्जन देखें तो evaluate integral c z minus z naught to the power n dz, where n is an integer and c is the circle centered at z naught and radius r. अब path of integration जो है ये हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है, सर्कल है जिसका सेंटर z naught है और रेडियस r है. So path of integration is a circle center at z naught and radius r. अब रिकॉल करें कि सर्कल की जो कॉम्प्लेक्स में इक्वेशंस थी वो z माइनस z नॉट मॉड इक्वल टू r होती है. तो इसके लिए पैरामीटराइजेशन मैंने आपको बताई थी कि z माइनस z नॉट इक्वल टू r e पावर आयोटा t लेते हैं और फुल सर्कल हो तो t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई. तो ये इसकी पैरामीटराइजेशन है. सो यहाँ पे c की इक्वेशन है z माइनस z नॉट मॉड इज इक्वल टू r और इसकी पैरामीटराइजेशन है z माइनस z नॉट इक्वल टू r e पावर आयोटा t विथ t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई. तो यहां से आप z डैश t फाइंड करें. z डैश t z नॉट पॉइंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका विद रिस्पेक्ट टू t लें तो आयोटा r e पावर आयोटा t आएगा. एंड f ऑफ z इस केस में है z माइनस z नॉट टू द पावर n. दिस इंप्लाइज f ऑफ z ऑफ t, ये बेसिकली आ जाएगा z माइनस z नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये r पावर n e पावर आयोटा n t. अब जस्ट इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे हम अगर इनका प्रोडक्ट भी देख लें तो इनका प्रोडक्ट आएगा आयोटा r की पावर n प्लस 1 और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो दिस इज e पावर आयोटा इंटू n प्लस 1 t. Therefore, integral c f of z dz by definition ये 0 to 2 पाई और इंटीग्रेंड टर्म बनती है इसमें आयोटा r पावर n प्लस 1 आयोटा r पावर n प्लस 1 e पावर आयोटा n प्लस 1 t dt. अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करें. आयोटा r n प्लस 1 इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल है और इसको इंटीग्रेट करें. दिस इज e पावर आयोटा n प्लस 1 t आवर आयोटा n प्लस 1. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2 पाई विद कंडीशन n इज नॉट इक्वल टू -1. ओके, अब अगर हम इस पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास e पावर आयोटा n प्लस 1
2 पाई माइनस ई 0 आ जाएगा। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज रिकॉल करें, ई पावर आयोटा 2k पाई की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, सो ये टर्म एज इट इज लिखें, इसको 1 पुट करें, ई पावर 0 भी 1, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। अब n इक्वल टू -1 के लिए देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या बनेगा। फॉर n इक्वल टू -1 तो गिवन इंटीग्रल की शेप बनेगी ये वाली, दैट इज इंटीग्रल c 1/z माइनस z नॉट dz। रिकॉल करें कि ये इन जनरल हम ऑल इंटीजर्स के लिए देख रहे हैं एक्सेप्ट -1, सो -1 के लिए हम इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे बिकॉज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, सर्कल है, सो पुटिंग सेम होंगी। तो आफ्टर पुटिंग हमारे पास जो फॉर्म बनेगी z माइनस z नॉट r e पावर आयोटा t, और इसको सिंप्लीफाई करें dz, तो आयोटा r e पावर आयोटा t dt। अब ये टर्म एडजस्ट होगी, आयोटा बाय dt का इंटीग्रल t, सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये 2 पाई आयोटा आएगा। तो इस सारे रिजल्ट को हम समराइज करें तो इंटीग्रल c z माइनस z नॉट टू द पावर n जो होता है इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा होती है फॉर n इज इक्वल टू -1 0 होती है फॉर एनी अदर इंटीजर। तो ये इस इंटीग्रल का जनरल आंसर है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूअर्स इंटीग्रल्स। जस्ट कंटूअर इंटीग्रल्स की सारी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे सिमिलर हैं जो हम रियल इंटीग्रल्स की देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इंटीग्रल सी के एफ ऑफ जेड डी जेड हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेट जस्ट आप फंक्शंस को करेंगे। और सम का इंटीग्रल इंटीग्रल्स के सम के इक्वल होता है। इसी तरह अगर C1 C2 स्मूथ कर्व्स हों ज्वाइंट एंड टू एंड, तो सपोज इस तरह की सिचुएशन है कि ये कर्व हमारे पास C1 है और ये इसको ज्वाइन किया एंड टू एंड, ये कर्व C2 होगी और टोटल कर्व जो है वो C है। तो इंटीग्रल अलोंग C इज इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल अलोंग C2। तो ये प्रॉपर्टी जनरलाइजेशन है इस प्रॉपर्टी की जो रियल में हमने की थी कि इंटीग्रल a टू b f इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू c प्लस c टू b। तो यहाँ हमने पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है टू स्मूथ कर्व्स में जो ज्वाइंट है एंड टू एंड। इसी तरह इंटीग्रल a टू b f रियल में होता है माइनस इंटीग्रल b टू a f। तो इस प्रॉपर्टी की जनरलाइजेशन ये थी कि हम कर्व c कोई भी ले लेते हैं और इसकी ऑपोजिट ओरिएंटेशन में कर्व लेते हैं -c। तो इंटीग्रल c f ऑफ z dz इज माइनस टाइम इंटीग्रल -c f ऑफ z dz। तो ये तो प्रॉपर्टी थी सारी कंटूअर्स इंटीग्रल्स की। अब एट द एंड हम ये देखते हैं कि अगर f हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ऑन सम स्मूथ कर्व c और f of z mod less or equal to mo for all z on c, then integral c f of z dz modulus is less or equal to m times l, where l is the length of contour c। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि फंक्शंस को कंटिन्यूस ले रहे हैं ऑन स्मूथ कर्व c, f ऑफ z को रफली स्पीकिंग बाउंडेड ले रहे हैं, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z लेस आर इक्वल टू m ले रहे हैं फॉर ऑल z ऑन c। देन इंटीग्रल c f ऑफ z dz के मॉडुलस की अगर हम एक बाउंड फाइंड करना चाहें तो वो m टाइम्स l आती है। ये बेसिकली बाउंडिंग प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल की मॉड की अगर आपने एक बाउंड देखनी हो
तो वो बाउंड होती है m मल्टीप्लाई विद l, वेयर m एक पॉजिटिव नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व C, और l क्या है, जो भी कंटूर आप कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ है। जस्ट इसके प्रूफ से पहले रिकॉल करें कि इंटीग्रल अलोंग C f ऑफ z dz को हमने डिफाइन किया हुआ है, लिमिट नॉर्म ऑफ द पार्टीशन गोज टू 0, summation k varies from 1 to n, f of zk steric delta zk. Okay, consider summation k varies from 1 to n, f of zk steric delta zk modulus. By triangle inequality, this is less than or equal to summation k varies from 1 to n, f of zk steric into modulus of zk. यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की। अब क्योंकि z के स्टेरिक कर्व C के kth सब आर्क पे हम एक पॉइंट लेते हैं और ये प्रॉपर्टी ट्रू है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन C, लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज लेस आर इक्वल टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n m टाइम्स डेल्टा z के मॉडुलस। m कांस्टेंट है, साइन ऑफ समेशन से बाहर ले, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा z के। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये नोट करना है कि ये समेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम किसी तरह ये शो कर देते हैं कि ये समेशन जो है ये लेंथ ऑफ द कंटूर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो जस्ट इस समेशन को ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर ये कर्व थी हमारे पास, इस पे हमने पॉइंट्स लिए थे z0, z1, इसको सब आर्क्स में डिवाइड करते वक्त zk -1, zk और लास्टली zn-1 और zn। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट सब आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो तो ये डेल्टा z1 मॉडुलस है, सेकंड की डेल्टा z2 मॉडुलस एंड सो ऑन, nth की डेल्टा zn मॉडुलस। अब इन तमाम सब आर्क्स की लेंथ को ऐड करें तो टोटल कंटूर C की लेंथ बन जाती है। तो ये जो टर्म है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा z के मॉडुलस, ये लेंथ ऑफ द कंटूर है। लिहाजा इस प्रीवियस में हम जस्ट इस समेशन टर्म को लेंथ ऑफ द कंटूर से रिप्लेस कर लें, लेंथ ऑफ द कंटूर से रिप्लेस कर लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, f ऑफ z के स्टेरिक डेल्टा z के इज लेस देन और इक्वल टू m टाइम्स l। अब नेक्स्ट हमने इस समेशन को रिप्लेस करना है इंटीग्रल C f ऑफ z से। गिवन है कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, कर्व स्मूथ है, सो इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस की गारंटी है। लिहाजा अगर हम पार्टीशंस को फाइनल करते जाएं तो f की कंटिन्यूटी ये गारंटी देगी हमें कि ये रिजल्ट इवन ट्रू होगा अगर आप f ऑफ z dz को कंसीडर कर लें। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ था, जस्ट शॉर्ट प्रूफ विद वेरी सिंपल स्केच ऑफ द प्रूफ कि जस्ट हमने समेशन कंसीडर किया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज की, गिवन कंडीशन यूज की और उसके बाद ऑब्जर्वेशन जस्ट ये थी कि तमाम सब आर्क्स की लेंथ को ऐड करें तो टोटल कंटूर की लेंथ बन जाती है। तो ये इनइक्वालिटी जो है इसको समटाइम लिटरेचर्स में ML इनइक्वालिटी कहते हैं और ये इनइक्वालिटी इंटीग्रल्स के मॉड की बाउंड्स फाइंड करने में यूज होती है। दैट्स वाई इस थ्योरम को समटाइम बाउंडिंग थ्योरम भी कह देते हैं।
अब इस बाउंडिंग थ्योरम की एक एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। शो दैट इंटीग्रल सी जेड कॉन्जुगेट डी जेड मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू पाई वेयर सी इज द सेमी यूनिट सर्कल इन अपर हाफ प्लेन। सो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सेमी यूनिट सर्कल है, मीन्स इसकी इक्वेशन ये होगी विद कंडीशन आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये लाई करेगा बिटवीन 0 एंड पाई, बिकॉज सेमी यूनिट सर्कल इन अपर हाफ प्लेन है, राइट। ये वाले इंटीग्रल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी पैरामीटराइजेशन क्या होगी। इसकी पैरामीटराइजेशन देखें तो x हमारे पास आ जाएगा cos t और y की वैल्यू आएगी sin t। रीज़न ये है कि इन जनरल सर्कल की पैरामीटराइजेशन होती है r cos t y इज इक्वल टू r sin t, और यहाँ पे यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। सो इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू cos t y इज इक्वल टू sin t। अब इस कंटूर की हम लेंथ फाइंड करेंगे, c की लेंथ फाइंड करेंगे। अब लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ कंटूर क्योंकि सर्कल है, सो एक तो आइडिया ये है कि टोटल सर्कल की लेंथ निकाल लें, जो हम जानते हैं 2 पाई r होती है, और सेमी सर्कल है तो आप r को 1 पुट करें तो ये कंप्लीट सर्कल की लेंथ आ गई, और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इस लेंथ को डिवाइडेड बाय 2 करें तो इस कंटूर की लेंथ फाइंड होगी। बट यहाँ पे हम जस्ट इसको देखते हैं कि ये लेंथ हम प्रॉपरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम एक एलिमेंट ऑफ r कंसीडर करते हैं ds। तो ds का फार्मूला आप जानते हैं अंडर द रूट x डैश टी स्क्वायर प्लस y डैश टी होल स्क्वायर। सो स्क्वायर और सम अप करें इनको तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस y का डेरिवेटिव लें एंड देन स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर टी 1 आ गया। अब टोटल कंटूर की लेंथ के लिए आप इंटीग्रेट करें इसको 0 टू पाई, तो ds को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू पाई। सो 1 dt फ्रॉम 0 टू पाई, तो इसका आंसर पाई आएगा। ये लेंथ ऑफ कंटूर आ गई, आर्क लेंथ के फार्मूले से हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू की हमें अपर बाउंड भी चाहिए ऑन सी, तो एफ ऑफ जेड गिवन है जेड कॉन्जुगेट, और क्योंकि जेड हमारे पास सर्कुलर पाथ है, सो जेड को अगर आप ट्रांसफॉर्म करें एक्स वाई में तो ये x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा एफ ऑफ जेड। अब ऑन सी देखें तो x की वैल्यू cos t है, y की वैल्यू sin t है, ये ऑन सी आ गई। अब इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो मॉडुलस इसका आ जाएगा अंडररूट cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, दिस इज इक्वल टू 1, और इस 1 को ही एज ए m ले लेते हैं बिकॉज f ऑफ z मॉडुलस लेस आर इक्वल टू m होना चाहिए। तो फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन c मॉडुलस ऑफ f ऑफ z इक्वल टू 1 आ गया बाय ml इनइक्वालिटी। इंटीग्रल c z कॉन्जुगेट dz लेस आर इक्वल है m टाइम्स l के, तो m हमारे पास 1 है और l पाई है, सो दिस इज इक्वल टू पाई। तो ये वर्किंग रूल्स था ml इनइक्वालिटी का कि जस्ट आपने करना क्या होता है कि जो कंटूर गिवन है उसकी लेंथ फाइंड करनी होती है, और यूजुअली ये लेंथ हम आर्क लेंथ के फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। अब जब आर्क लेंथ के फार्मूले से ये लेंथ आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड की एक बाउंड फाइंड करें, m नंबर फाइंड करें,
एंड देन ML इनइक्वालिटी यूज कर दें तो इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जस्ट हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इंटीग्रल्स की। इसमें जस्ट मैं आइडिया दूंगा, इसको आपने बाद में कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे कि जितना अभी तक नॉलेज हमने गेन किया है उसको यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, एवेल्यूएट इंटीग्रल c 1 over z dz where c is a square with sides parallel to coordinate axis and of length 2a and having its center at the origin। तो c हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, हर साइड की लेंथ 2 है, स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन पे है। ये कंटूर के बारे में इंफॉर्मेशन है और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो dz के इक्वल है। तो सबसे पहले हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्केच करते हैं। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज ए सर्कल। So path of integration is a square जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और साइड्स पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के और हर साइड की लेंथ गिवन है 2a के इक्वल है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ऑब्जर्व करें कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी a, तो ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट a माइनस a हो गया, इसी तरह ये पॉइंट माइनस a एंड a हो गया और ये पॉइंट माइनस a एंड माइनस a हो गया। सो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को हम देखें तो ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये क्लोज्ड कर्व है। इनफैक्ट ये क्लोज कर्व पीस वाइज स्मूथ है क्योंकि ये A to B पीस स्मूथ है, B to C स्मूथ है, C to D स्मूथ है, D to A स्मूथ है। ये सारे स्मूथ पीसीस को ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड, तो ये टोटल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन बना। अब आपने सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है अलोंग A to B, अलोंग A to B। अब A to B सॉल्व करते वक्त जस्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट फिक्स है। सो x वेरीज फ्रॉम a टू माइनस a एंड y इज इक्वल टू a। लिहाजा जब आप z कंस्ट्रक्ट करेंगे x प्लस आयोटा y, तो y फिक्स है, y को a पुट करें एंड x वेरीज फ्रॉम a टू माइनस a। ये z आ गया, यहाँ से dz फाइंड करें विच इज dx। अब जस्ट ये इंटीग्रल जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रियल इंटीग्रल में। तो ये इंटीग्रल आपने अलोंग ए बी फाइंड कर लेना है। जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने इंटीग्रल सॉल्व किए थे लाइन इंटीग्रल, उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली इसके बाद आपने इंटीग्रल बी सी फाइंड करना है, देन इंटीग्रल सी डी फाइंड करना है और उसके बाद इंटीग्रल डी ए फाइंड करना है और देन इन सारे इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो टोटल इंटीग्रल का आंसर आएगा अलोंग दिस कर्व सी। तो यहाँ पे जस्ट इस एग्जांपल में हम ये बताना चाह रहे थे कि सम टाइम जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन दिए जाएंगे आपको, उनकी जनरल इक्वेशन नहीं होगी। वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पीस वाइज स्मूथ कर्व भी हो सकती है। सो इस केस में ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक पीस वाइज स्मूथ कर्व थी, तो हमने हर कर्व के अलोंग इंटीग्रल फाइंड किया एंड देन उन सारे इंटीग्रल्स को ऐड करें तो नेट रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो इसको आपने जस्ट कैलकुलेशन वाइज देखना है, सिंपल इंटीग्रल है, होपफुली आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे एंड देन वेरीफाई करना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि सेम इंटीग्रल को नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग सम अदर मेथड। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर्स में हमने डीपली डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स की डेफिनेशंस क्या है,
ये डेफिनेशन रियल इंटीग्रल से किस तरह कंस्ट्रक्ट की गई है। अब क्या प्रॉपर्टीज जो रियल इंटीग्रल की है सेम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स की होती है या नहीं होती, तो हमने सेम प्रॉपर्टीज देखी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के लिए होल्ड करती हैं। और फाइनली हमने ये देखा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स क्या हैं। तो उसमें मेजर रूल जो आज हमने सीखा वो ये है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को ओवर सम कंटूर सी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस केस के लिए आपने एफ ऑफ z जेड डैश टी इंटीग्रेंड बनाना है और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर लेना है, वो उस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम किसी नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।